डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एफबीएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को इंग्लिश में वॉइस के बारे में बताना चाहना है। वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस की हिंदी क्या होती है? वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जो है वर्ब का वह रूप होता है जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट इसमें स्वयं कुछ करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम का फल भोगता है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। इसमें भैया क्या बताया गया? जो वर्ब है यानी क्रिया जो है, क्रिया में क्रिया का वह रूप है जिसमें इसमें बताया जाता है कोई भी कार्य जो करता है वह सब्जेक्ट करता है। अगर सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है तो वह किसी के द्वारा यानी कोई भी व्यक्ति जो कार्य को करता है उसका परिणाम का फल वो भोगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और वाच्य की परिभाषा क्या बताया गया भैया? वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम का फल भोगता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज written by me। देखो भैया इसमें सेंटेंस में बताया गया कि राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें क्रिया हमारी यह बता रही है कि इसमें जो सब्जेक्ट है यह कार्य को स्वयं कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? एक पत्र लिखने का। और दूसरा एग्जाम्पल है ए लेटर इज रिटन बाय मी। इसमें बताया जा रहा है कि एक पत्र लिखा जा रहा है, वो भी एक पत्र लिखा जा रहा है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो भैया इसका परिणाम, पत्र लिखने का परिणाम मेरे द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी यह ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है कार्य को जो कर रहा है, सब्जेक्ट को जो कार्य कर रहा है यानी सब्जेक्ट जो है एक पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, वो इसमें सब्जेक्ट ही है। अब ये इसमें बताया जाएगा जैसे कि वॉइस के भाग, जैसे वॉइस के भी दो भाग होते हैं। पहला है वॉइस के दो भाग, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस है कर्मवाच्य। अब इधर भैया एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं?
एक्टिव वॉइस में कर्ता की, इधर भैया जो यहाँ ही था, यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, मी नहीं होता है। अब ये इधर एक्टिव वॉइस की परिभाषा होता है, यानी कर्तवाची किसे कहते हैं, तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब यह स्वयं सब्जेक्ट के रूप में कार्य को करता है। और दूसरा है भैया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाची कहते हैं, और इसमें किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहते हैं जब वह किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम का फल भोगता है। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, जैसे कि पहला है भैया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब वह स्वयं सब्जेक्ट के रूप में कार्य को करता है। जैसे he reads his book, I buy a new car। देखो भैया इसमें देखो कर्ता की प्रधानता हो रही है, और वर्ब ये बता रहा है, वर्ब क्या है, रीड। रीड ये बता रहा है कि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है, जिसमें भी इसी की प्रधानता हो रही है। और इसको पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब इसमें जो सब्जेक्ट है वह स्वयं कार्य करे। और दूसरा एग्जाम्पल भी है आई बाई ए न्यू कार। इसमें भी जो कार्य किया जा रहा है वह आई, यानी आई सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, मेरे द्वारा, यानी मैं एक कार्य को खरीदता हूँ। आई बाई ए न्यू कार, मैं एक कार्य को खरीदता हूँ। इसमें सब्जेक्ट आई है और इसमें आई की प्रधानता है। इसको हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। अब इसके बाद भी आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब
जब वह किसी के द्वारा, जब वह किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम का फल भोगता है। जैसे भैया एक्टिव वॉइस में, जैसे कि एक्टिव वॉइस में दो एग्जाम्पल बताए गए। अब ये इसी का हम पैसिव वॉइस बता रहे हैं। पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल, जैसे कि एक्टिव वॉइस में बताया गया ही रीड हिज बुक, और पैसिव वॉइस में इसका हो जाता है हिज बुक इज रीड बाई हिम। और दूसरा दिया है आई बाई ए न्यू कार, इसका पैसिव वॉइस होता है ए न्यू कार इज बॉट बाई मी। देखो पैसिव वॉइस में बताया गया कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म देखो हिज बुक था, इसको हम क्या किए, इसको इधर सब्जेक्ट बना दिए और इसकी प्रधानता हो गई। और इसमें देखो भैया ऑब्जेक्ट क्या था, ए न्यू कार, ए ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट बना दिए, यहाँ है इस कर्म की प्रधानता हो गई। तो इनमें बताया गया भैया कि पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। और किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब उसमें वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य न करे, यानी सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य न करे, जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, और जो इसमें और सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, और वह किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम का फल हो गए। जैसे हिज बुक इज रीड बाय हिम, उसकी किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो देखो उस किताब जो है, उसकी किताब जो है उसी के द्वारा पढ़ी जा रही है। और इसमें ए न्यू कार इज बॉट बाय मी, एक नई कार खरीदी जा रही किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी कार जो है, एक नई कार वह मेरे द्वारा खरीदी जा रही है। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो रही है, और जो कार्य मैं कर रहा हूं उसका परिणाम इस पर मिल रहा है। अब ये इसके बाद आता है एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। देखो भैया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलने के सामान्य नियम है। पहला नियम है सकर्मक क्रिया की ही, सकर्मक क्रिया की ही पैसिव वॉइस बनती है। अकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस
नहीं बनती है, क्योंकि ऐसी क्रियाओं के पास ऐसी क्रियाओं के पास कर्म नहीं होता है। और भैया दूसरा नियम है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तीसरा नियम है भैया, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर ये पांचवा नियम, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। देखो भैया, इसमें बताया गया है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य।
देखो पहला नियम बताया गया सकर्मक क्रिया की ही पैसिव वॉइस बनती है, अकर्मक क्रिया की नहीं, क्योंकि ऐसी क्रियाओं के पास कर्म नहीं होता। देखो जिसके साथ कर्म रहेगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और भैया दूसरा नियम बताया गया है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देते हैं। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम बताया गया कि टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और चौथा नियम भी ये बताया गया कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पांचवें नियम में बताया गया कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई तथा कहीं कहीं पर हम अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि कोई भी अगर वाक्य दिया गया है उसमें हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए इसके नियम बताएंगे, क्योंकि आप लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया, तो इससे पहचान हो जाएगी कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। अभी ये अगली हेडिंग होगी हमारी अगली हेडिंग है दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान देखो भैया दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करना आप लोगों को बताया गया। अगर कोई भी वाक्य दिया गया है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करना है तो हम उसमें कर्ता और क्रिया ढूंढते हैं। तो कर जो वाक्य दिया रहेगा उसमें ये कर्ता और क्रिया के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएंगे। और प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाने से जो उत्तर मिलेगा तो वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर क्या से नहीं मिल रहा है तो किसको लगाएंगे, कर्ता और क्रिया के बीच में हम किसको लगाएंगे, तो क्या अथवा किसको दोनों क्या से पहले उत्तर ढूंढेंगे, अगर क्या से नहीं मिल रहा है तो किसको लगाएंगे। अगर किसको से भी उत्तर मिल रहा है तो समझो वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान लो हम क्या अथवा किसको में से जैसे कर्ता और क्रिया के बीच में क्या जब लगाते हैं तो उससे जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक शब्द क्या से जो उत्तर मिला वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको से जो उत्तर मिलता है वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसको इसके बारे में लिखाने चल रहे हैं। जैसे कि बताया गया कि दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करना। तो देखो दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए किसी भी वाक्य किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में कर्ता और क्रिया के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या अथवा किसको लगाकर उत्तर ढूंढते हैं। उससे हमें जो उत्तर
जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। वह ऑब्जेक्ट होता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या से जो उत्तर प्राप्त होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किसको से जो उत्तर प्राप्त होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे माई फादर टीचेज मी इंग्लिश। देखो भैया सेंटेंस दिया गया है, माई फादर टीचेज मी इंग्लिश। मेरे पिताजी मुझको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इसमें देखो भैया कर्ता क्या है, माई फादर, और क्रिया क्या है, टीचेज। यानी मेरे, कर्ता क्या है, मेरे पिताजी, और क्रिया क्या है, पढ़ाना। तो देखो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाओ। जैसे मेरे पिताजी मुझको क्या पढ़ाते हैं। तो देखो भैया इधर सेंटेंस में हमें उत्तर मिला, मेरे पिताजी मुझको क्या पढ़ाते हैं, तो क्या है, इंग्लिश। क्या से उत्तर मिला, इंग्लिश। यानी ये भैया प्रश्न था, इससे हमें उत्तर क्या मिला कि इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। हमें, मेरे पिताजी मुझको क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। और भैया देखो फिर दूसरा, जैसे कर्ता और क्रिया के बीच में अपनी बार किसको लगाओ। तो देखो मेरे पिताजी किसको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी किसको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उत्तर है भैया मुझको। यानी मी। तो देखो भैया इधर क्या से जो उत्तर मिला, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको से जो उत्तर मिला वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो इस तरह हम कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसमें हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। अब इसके बाद हम आप लोगों को एक टेबल बताने चल रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। देखिए भैया ये है हमारा पैसिव वॉइस का टेबल, जिसमें भैया इधर टेंस दिए गए हैं और इधर एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इधर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो जैसे देखो भैया इधर टेंस दिया गया है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज। और अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग करते नहीं एक्टिव वॉइस में, उसमें सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता होने पर मेन वर्ब नहीं होते, ये जोड़ते हैं, और बहुवचन होने पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वैसे ही लिख देते हैं। डू डज का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो भैया इधर पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या हो जाती है भैया, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एम आर है। और इधर भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। और इसमें भी ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इधर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग होता है, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। और इधर भी इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाती है, हैज बीन, हैव बीन, और इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भैया इधर एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, और इधर पैसिव वॉइस की बनती नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद है भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और उसमें हेल्पिंग डिड का प्रयोग करते नहीं। डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और पैसिव वॉइस में दिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की वाज और वेयर। वाज और वेयर होता है, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो इधर इसके बाद दिया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। और इधर भी है पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वेयर प्लस बी। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इधर भी पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड बीन, और इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और पैसिव वॉइस में यही पैसिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद है भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इधर एक्टिव वॉइस में भैया हेल्पिंग वर्ब है विल और हैड। विल और फैल, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल भी और फैल भी है, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल भी और फैल भी है, और पैसिव वॉइस इसका बनता नहीं है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। इसके बाद है भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और फैल है, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में यह इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव बीन और फैल हैज बीन, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और फैल हैव बीन, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसमें इधर भी इसका इसके बाद आएंगे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो भैया इधर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि पैसिव वॉइस में चाहे जो टेंस रहेगा जिसका पैसिव वॉइस बनता रहेगा उसमें सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये इसके बाद टेबल के बाद अब हम इसके फार्मूला समझेंगे। जैसे मैथ में फार्मूला पढ़ते हैं, सेम उसी तरह जितना हम टेंस पढ़े हैं सबका फार्मूला देखो, चाहे जो टेंस रहेगा सब में है अफर्मेटिव का फार्मूला। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस भैया पैसिव वॉइस का हम पूरा फार्मूला बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया रहेगा अफर्मेटिव का, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर भैया फार्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट को इधर हम क्या बनाएंगे भैया सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उसको इधर हम सब्जेक्ट बना के लिख देंगे। और उसके बाद भैया हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो टेंस दिया रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद भैया हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद भैया प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस जो इधर सब्जेक्ट दिया रहेगा इधर इसको हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर इधर उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। फिर उसके बाद भैया क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भैया पैसिव वॉइस का ही बताया जा रहा है। एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस दिया है उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर भैया इधर हेल्पिंग वर्ब जो दिया रहेगा हम उसे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और भी अगर हेल्पिंग वर्ब में जैसे दो हेल्पिंग वर्ब में जैसे विल हैव आ गया या फेल हैव आ गया तो हम क्या करेंगे, जो पहली हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसमें जैसे तीन भाग उसके दिए गए हैं, जैसे विल हैव फेल है, तो हम क्या करेंगे उसके बीच में लिख देंगे। अगर विल हैव बीन फेल हैव बीन आया तो विल आप लोग फेल के बाद नॉट लगाएंगे फिर हैव बीन लिखेंगे। जैसे इज एम आर प्लस बीइंग है हेल्पिंग वर्ब तो हम इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे फिर नॉट लगाएंगे फिर बीइंग लिख देंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, अगर सिंगल रहेगा तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे फिर नॉट फिर उसके बाद वाला लिखेंगे। अब यह इधर इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भैया इधर इसके फार्मूले होते हैं चार। पहला फार्मूला है इंट्रोगेटिव का, जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य का आरंभ हो, यानी जब सहायक क्रिया पहले आए, जब भैया सहायक क्रिया पहले आएगा तो उसका फार्मूला पहले उसको हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। फिर भैया इधर जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है फिर इसके बाद यहां लिखेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ये प्रीपोजिशन बाई का, फिर जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये इधर दूसरा फार्मूला है, हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद भैया क्वेश्चन मार्क। फिर अगला हमारा फार्मूला है तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है भैया, तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। फिर ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाए रहेंगे वो लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे।
फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद देखो भैया अगला है हमारा चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला है जब हु से स्टार्ट होता है, अगर हु प्रश्नवाचक तब दिया रहेगा तो हु को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखो हु को हम बाय हुम में चेंज करेंगे, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, अगर दिया रहेगा तो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो दिए रहेंगे वो लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर जो वाक्य में और बचा रहेगा। हो गया। अब भैया ये हमारे फार्मूले हुए इंट्रोगेटिव के। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।